तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बीइंग पहाड़ी में। तो हमने आज से एक नई सीरीज शुरू कर दी है। हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में भी हमको ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो हिस्ट्री में मैं आपको शुरुआत से और लास्ट तक पढ़ाऊँगा। अगर आप सपोर्ट करोगे, शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है चैनल को, तभी पढ़ाने का जोश आएगा। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तो आपने पढ़ ही रखा होगा। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आद्य ऐतिहासिक काल से ही बनते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता आती है, उसमें वैदिक सभ्यता आती है, तो यहीं से क्वेश्चन उठने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम इन प्रागैतिहासिक काल को न पढ़ करके आप इसको लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। तो हम आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता भी आती है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई तो हम यहाँ पे समझते हैं। जब आप स्कूल टाइम पे रहे होंगे तो उस टाइम पे भी पढ़ा होगा आपने कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उसमें लोथल, चहुंदड़ो, बनवाली हो गया जैसे, तो एक कई सारे नगर थे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे। तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाके आप एग्ज़ाम में फाइट कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ी रखी होंगी। जो नए नए हैं उनको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो मैं ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ जो 1-2 नंबर या 2-4 नंबरों से रुक जाते हैं, उनके लिए एडवांस थोड़ा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिक तो आप पढ़ ही लेंगे लूसेंट वगैरह से, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा एडवांस यहाँ पर नए से नए प्रश्न लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं विद कॉन्सेप्ट, तो आप ज़रूर इनको नोट डाउन करते हुए चलें और रिवाइज करते रहें। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसी हुई? तो दोस्तों, जब सिकंदर आया था तो लोग सोचते हैं कि उस टाइम से ही मतलब कि इंडिया में नगरीय सभ्यता का विकास उसके बाद हुआ था। तो यहाँ पर जब 1921-22 के दौरान दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जी ने उत्खनन किया, तो उसके बाद पता चला कि उससे भी पहले, सिकंदर के आने से पहले भी कोई नगरीय सभ्यता भारत में रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसको जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के आसपास ही सारे नगर विकसित हुए थे। सबसे पहले जो हड़प्पा नगर का विकास हुआ था उसी समय हुआ था। उसके बाद मोहनजोदड़ो और फिर लोथल, तो आपने पढ़ भी रखा होगा कई लोगों ने। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था तो ये 4 भागों में था: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा था, जो उत्तर की सीमा थी। इसकी जो दक्षिण की सीमा थी वो थी महाराष्ट्र, और जो पूर्व की सीमा थी वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, और जो पश्चिम क्षेत्र था उसका बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाले बॉर्डर के क्षेत्र में पड़ता है, जो सुतका गेंडोर, वो इसकी पश्चिमी सीमा थी। तो दोस्तों, ये तो इजी था, पर आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्लास की, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। जिसे टीले पर यह दुर्ग बना है, उसे व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा प्रदान की है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि व्हीलर ने क्या संज्ञा दी थी इसको? तो ए बी की संज्ञा, माउंट ए बी की संज्ञा दी थी स्टुअर्ट पिगट ने, तो स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। तो कथनों से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में। अगला नगर था यहाँ पर मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उस टाइम पे मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक, मतलब जब जहाँ राजा का शासन होता है उस टाइम पे, जबकि राजशाही चलती थी, तो उस टाइम पे यह जनतंत्रात्मक था, जो कि आजकल के टाइम पे भी जनतंत्रात्मक शासन ही है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी विकसित राजनीतिक व्यवस्था रही होगी हड़प्पा कालीन में। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, जो ट्रेबीमोम से बनी हुई थी। तो मोहनजोदड़ो में जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बन चुका है। तो ये किस चीज़ की बनी हुई थी दोस्तों? तो ये ट्रेबीमोम से बनी हुई थी। इस स्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
इस स्थल से नाव के चित्र का एक मॉडल प्राप्त हुआ है। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। तो अगला है यहाँ पर चहुंदड़ो। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया। तो अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन कराया था चहुंदड़ो का। तो चहुंदड़ो से विशेष जो साक्ष्य मिले थे यहाँ पर, इसके विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चहुंदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली। तो ये मिली दोस्तों चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झूंकर झांकर के अवशेष भी मिले हैं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि झूंकर झांकर के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे चहुंदड़ो से। अगला की पॉइंट है यहाँ पर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक नगर था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। तो ये भार माप बटखरे बनाने का काम भी होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो एसएससी में क्या पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन बन चुका होगा कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों, प्राप्त हुआ था मनके बनाने का। लोथल, अगला है लोथल। लोथल एक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे लोथल एक मतलब पोर्ट था वहाँ पर शिप। तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत पहले बनते थे कि जब कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और पहले बनते थे ऐसे कि कौन सी नदी के तट पर है। तो बहुत टाइम से ऐसे क्वेश्चन नहीं बने। अब ये क्वेश्चन सबने रट दिए हैं, तो इसलिए आयोग भी थोड़ा एडवांस चल रहा है। तो आपको भी डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले की पॉइंट की तरफ। लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। तो 2 भागों में न बांटकर इसकी थोड़ा अलग विशेषता थी। लोथल का की पॉइंट देख लेते हैं। इस स्थल से 20 समाधियां मिली हैं। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ से नाव के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाएगा कि नाव के चित्र के मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं लोथल से। राखीगढ़ी, यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। तो राखीगढ़ी से दोस्तों अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 10 ऐसे विरासत स्थलों, क्या था यहाँ पर, विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिसे नष्ट होने का खतरा है। तो विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है जिसे नष्ट होने का खतरा है। दोस्तों अगला है यहाँ पर, अगला नगर है कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में जानते हैं। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो पूछ लिया जाएगा कि कौन से जिले या घग्गर, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, पर ये पूछा जा सकता है यहाँ पर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में व्यापक खुदाई हुई थी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों। तो ये मिले हैं कालीबंगा से। अगला है यहाँ पर, अगला नगर है बनवाली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों आपको इनके हर एक फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एडवांस पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। तो मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है दोस्तों। तो ये मिला है बनवाली से। बनवाली से अधिक मात्रा में जौ भी मिला है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा कि जौ कहाँ से मिले हैं। तो ये बनवाली से मिले हैं। अगला नगर देखते हैं यहाँ पर। अगला नगर है धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के
भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ, तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्ध हैं। अगला की पॉइंट है यहाँ पर, धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे। तो जल संरक्षण की तकनीकी से कौन परिचित थे? तो धौलावीरा वाले। और धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। तो दोस्तों आपने पढ़ भी रखा होगा कई लोगों ने यहाँ पर कि स्टेडियम खेल का मैदान कहाँ से मिला, तो धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा 3 भागों में डिवाइडेड था। तो धौलावीरा, आपने कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। अगला देखते हैं यहाँ पर, हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। तो हड़प्पा लिपि 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी की, तो सेलखड़ी तो आपने पढ़ भी रखा होगा, सेलखड़ी के बने हुए थे। तो इनका आकार कैसा था दोस्तों? तो इनका आकार था आयताकार, मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। तो मोहरों पर मिलते हैं, तांबे की गुटिकाओं पर इनके चिन्ह मिलते हैं। तो हड़प्पाई लिपि भावचित्रात्मक लिपि दोस्तों, जो कि किसी के पढ़ने में नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंड, आगे देखते हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती। तो पूछा जाएगा कि हड़प्पा कालीन जो भावचित्रात्मक लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो देवनागरी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि है तो वो दाईं ओर से बाईं ओर उल्टी लिखी जाती है। तो वही ये लिपि भी थी दोस्तों। यहाँ पर इस पद्धति को बस्ट्रोफेडन कहा गया है। तो इस पद्धति को बस्ट्रोफेडन कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा मछली के और यू आकार के मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला की पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक जीवन। हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। तो मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक तो आप जानते ही होंगे। पितृसत्तात्मक जैसे कि आजकल सामाजिक जीवन हमारा, जैसे आपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा होगा, थारू जनजाति थी जो मातृसत्तात्मक थी दोस्तों। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। तो समाज में विद्वान, पुरोहित था, उसका दर्जा ऊंचा था, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। और व्यापार के लिए तो प्रसिद्धि था, जो हड़प्पा काल था वो व्यापार के लिए ही जाना जाता है। मेसोपोटामिया से और इधर मिस्र पार होता था इनका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता दर्शाती है। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। तो जैसे कि आजकल का टाइम देख रहे होंगे आप, फैशन से के नाम से, तो यहाँ पे लिखा है साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते। तो हड़प्पा वाले लोग भी अपने आप में सजते धजते होंगे। उस टाइम की बात ही कुछ और रही होगी। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। तो जिस तरह से आजकल स्त्रियां आभूषण धारण करती थी, उस टाइम पे पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण धारण करते थे। तो जैसे उत्तराखंड में भी पढ़ रखा होगा आपने कि जो पुरुष का आभूषण है वो गोरख जो कान में पहना जाता है, आपने देखा भी होगा। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही आभूषण पहने जाते होंगे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। तो प्रसाधन जैसे कि मंजूषा बोले तो जैसे कि मेकअप का सामान यहाँ से मिला है दोस्तों। अगला की पॉइंट है यहाँ पर, चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले दोस्तों। आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे कैसा रहा होगा। और उस टाइम पे इतनी विकसित सभ्यता थी कि लिपस्टिक की खोज भी कर दी थी इन लोगों ने और लिपस्टिक बना दी थी। मतलब इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे।
तो एक वेजिटेबल वाले भी थे और नॉन वेजिटेबल वाले इनमें शामिल थे। दोस्तों यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। तो चौपड़ तो दोस्तों ये नया ही शब्द लग रहा है, चौपड़ तो पता नहीं है, पर पासा तो आपको पता ही होगा, लूडो, तो उस टाइम पे ये भी खेलते थे। अगला की पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज्यादा थे। तो दोस्तों ये युद्ध प्रिय कम थे, जबकि उस टाइम पे मतलब जो राजा महाराजा थे तो आपस में ये जमीन के बाबत में आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उस टाइम पे हड़प्पा वाले इतने चतुर थे कि वो शांति ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इससे खुद का भी नुकसान होता है। तो दोस्तों इतनी विकसित उस टाइम पे यह सभ्यता थी। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। तो श्रमिकों की उस टाइम दयनीय दशा थी, इसका आकलन व्हीलर ने अपनी तरफ से किया है। उस टाइम पे दास प्रथा तो रही होगी, इतना पुराना टाइम था। तो आगे चलकर जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था। उससे पहले मुगलों के टाइम पे दास प्रथा पर अकबर ने रोक लगा दी थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अकबर ने दास प्रथा पर कब रोक लगाई थी। और आगे जो अंग्रेजों का है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजों के टाइम पे 1843 में लॉर्ड तो क्या ही बोलना है इनके लिए, एलिनबरो ने दास प्रथा को खत्म कर दिया था 1843 में। जो 1833 का अधिनियम आया था उसके अंतर्गत 1843 में दास प्रथा का अंत हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है जो मैं एक्स्ट्रा की पॉइंट बता रहा हूँ आपको। पतन से संबंधित विद्वानों के मत, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण इसके पतन के कारण बताए हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एसआर राव ने बाढ़ इसका कारण बताया है। क्या पता उस टाइम पे बाढ़ आ गई होगी तो जिससे जो नगरीय सभ्यता थी वो समाप्त हो गई थी। आगे देखते हैं यहाँ पर, ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, इन दोनों ने जलवायु परिवर्तन इसका पतन माना है। तो जलवायु परिवर्तन हो गया होगा दोस्तों उस टाइम पे, जैसे आजकल भी होता है, कभी बारिश तो कभी धूप, कभी तूफान आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हो गया होगा उस टाइम पे, जिसके कारण यह सभ्यता खत्म हो गई होगी। एम.आर. साहनी, इन्होंने माना है भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन। तो इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन बताया है कि धरातल पे कुछ ऐसी घटना हो गई होगी, या जल प्लावन, या तो मतलब जलमग्न हो गया होगा उस टाइम पे पूरा नगर। तो इसका कारण इन्होंने ये बताया है एम.आर. साहनी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। दोस्तों आपको अच्छे से रिवाइज करके चलना है यहाँ पर, तभी आप यहाँ से अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। हालांकि मैंने थोड़ा एडवांस पढ़ा है, यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो फिर नए टॉपिक के साथ। तो मैं अगली वीडियो में आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों आपको अधिक से अधिक शेयर करनी है वीडियो, ताकि मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हो, कि मतलब क्लास लाऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।